हेलो एवरीवन, हाजिर हो लेकर एक और धांसू सीरीज। वैसे बार बार धांसू बोलना अजीब लगता है, आप स्टोरी सुनिए, आप खुद कहेंगे क्या स्टोरी है। टाइम ट्रेवल वाली कहानी आपने बहुत सुनी होगी, जहाँ हीरो टाइम ट्रेवल करता है, फिर जीरो से कल्टीवेशन स्टार्ट करके हीरो बनता है। हमारे हीरो की कहानी वैसी ही है, लेकिन उससे काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि हमारा हीरो एक सोल्जर है और जब वो टेलीपोर्ट करता है तो अपनी रियल बॉडी रियल सेल्फ के साथ टेलीपोर्ट करता है, जहाँ उसके साथ उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी चले जाते हैं। नॉर्मल सीरीज में आपने देखा होगा कि हीरो कल्टीवेशन करके पावर हासिल करता है, फिर लोगों को मारता है। पर इस सीरीज में जो भी हमारे हीरो के साथ फालतू की बकवास करता है ना, वो सीधा गन उठाकर उसे शूट कर देता है। न्यू वर्ल्ड में आकर जनाब को पता लगता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन नाम की भी कोई चीज है। अपनी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करने के बाद जब उसे पता लगा कि वो एक नंबर का यूजलेस है, तो उसकी फेक फियांसे की फैमिली वाले उसे बुली करने लगे। इतना ही नहीं, उसके फियांसे के फेक लवर भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। अब तो बेचारों को उनके साथ निपटने के साथ साथ अपनी फियांसे को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है और साथ ही अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव भी करना पड़ता है। सोल्जर होने की वजह से वो इस सिचुएशन से घबराता नहीं है, बल्कि खुद को दो मिशन देता है। पहला ये, उसे अपने फियांसे का फेक फियांसे बनकर रहना है, और दूसरा एक फियोनिक्स बर्ड को ढूंढकर जिसने उसे इस वर्ल्ड में भेजा है, इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का रास्ता निकालना है। तो क्या हमारा हीरो इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाएगा? ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता लगेगा। तो चलिए फिर जल्दी से कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए एक कहानी सुनने को मिलती है। ये कहानी थी एक ग्रेट युआन स्पिरिट की, जिसका नाम था ब्लैक फियोनिक्स। जब वो अपने रीबर्थ की तैयारी कर रही थी, तभी उसके 5 एनिमीज ने उसे मिलकर हरा दिया। वो लोग थे ब्लैक टर्टल आर्मी, जिनके पास मौजूद थी ब्लैक मैजिक स्वॉर्ड, जिसकी हेल्प से वो सभी लोग मिलकर उस फियोनिक्स पर हमला किए जा रहे थे। ब्लैक फियोनिक्स के आसपास ब्लैक बियर और डिस्ट्रक्टिव ट्रॉप्स थे, जो उसके साथ लड़ने आए थे। उस वक्त ब्लैक फियोनिक्स ने उन सारे दुश्मनों को हराने के लिए जबरदस्त फ्लेम रिलीज किया, जिसकी वजह से वो खुद भी मारी गई और पूरा गांव दहक उठा। इस लड़ाई में वो इतनी बुरी तरीके से घायल हो गई थी कि दोबारा कभी किसी को नजर नहीं आई। हालांकि कहा जाता है कि वो ब्लैक फियोनिक्स युआन स्पिरिट्स की क्वीन हुआ करती थी, लेकिन सदियों बीत जाने के बाद भी किसी को उनका नामो निशान तक नहीं मिला। इसके साथ ही कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एक सोल्जर को देखते हैं, जो कि आसमान से नीचे जंप कर रहा था, शायद किसी लोकेशन पे अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए जा रहा था। कि तभी उसके टीम मेंबर्स वॉकी टॉकी के जरिए उससे कांटेक्ट करते हुए उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वुल्फ नेस्ट, तुम्हारा साथी ऑलरेडी नीचे जंप कर चुका है। लेकिन इससे पहले कि वो लैंड करता, तभी वो गायब होकर एक ऐसे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ उसके सामने उसे वही ब्लैक फियोनिक्स नजर आती है, जो देखते ही देखते एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। वो युआन स्पिरिट हमारे वुल्फ नेस्ट से कहती है कि मुझे ढूंढो और मुझे मार डालो। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाती है। बेचारे हमारे हीरो को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ, और फिर वो अचानक से अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके साथ ही ये देखकर हैरान थे कि वो अपने साथ साथ अपने इक्विपमेंट्स को लेकर भी गायब हो गया। इधर दूसरी तरफ हम वक्त में काफी पीछे आ जाते हैं, हजारों सालों पीछे, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक युआन स्पिरिट से भरा हुआ पुल, जो कि था सॉन्ग फैमिली का फॉरबिडन एरिया। और वहाँ पर दाई फैमिली आकर धौंस जमा रही थी। दाई फैमिली का ये यंग मास्टर दाई हुआन असल में एक नंबर का बुली है और वो सॉन्ग यान को पसंद करता है। एल के रोकने पर भी वो नहीं मान रहा था, बल्कि वो कहता है कि ये फॉरबिडन एरिया एक दिन मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मैं सॉन्ग यान का हस्बैंड जो बन जाऊंगा। पर सॉन्ग यान उसे रोकने के लिए कहती है कि मेरा ऑलरेडी फियोंसे है, जिस बात पर उसका कहना था कि क्या तुम्हारा फियोंसे आसमान से उतर कर तुम्हें बचाएगा। ये बोलते हुए वो वहाँ की वाटर को कलेक्ट करना शुरू कर चुका था, वहाँ के स्पिरिट्स को कैप्चर करने के लिए। तभी आसमान से एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कि सीधा उसी पानी में गिर जाता है और वो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि सच में हीरो की एंट्री हो गई। वुल्फ नेस्ट के पानी में गिरने के बाद उसके मुंह से खून निकल चुका था, जिसे वो मछलियां खाकर एक दूसरे को खाना शुरू कर देती हैं। अब धीरे धीरे उनका साइज भी बढ़ने लगा था। इसी बीच एक छोटी सी मछली हमारे हीरो की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी। बड़ी वाली मछली तो उसे उठाकर बाहर ही फेंक देती है, पर हमारा हीरो भी कूल तरीके से खुद को संभाल लेता है। उसे देखने के बाद दाई हुआन भी लाइक, ये है तुम्हारा फियोंसे। सॉन्ग युआन यहाँ पर हमारे हीरो को अपना फियोंसे एक्सेप्ट कर लेती है। वुल्फ को कुछ समझ नहीं आता, वो तो आसपास उन लोगों की हरकतें देखकर ये सोच रहा था कि कहीं यहाँ शूटिंग तो नहीं चल रही। लेकिन फिर वो जैसे ही उन लोगों को अपनी पावर यूज करते हुए देखता है, वो समझ आता है कि ये रियल वर्ल्ड है और कुछ तो गड़बड़ है।
तो वो फिलहाल के लिए सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ अचानक से दाई फैमिली के सामने एक 9 स्टार युआन स्पिरिट आ जाती है, वो भी गोल्ड फिश वाली, जिसे देखकर वो सभी एक्साइटेड होकर उसे ट्रैप कर लेते हैं। अब वैसे तो ये काफी ज्यादा खास और रेयर स्पिरिट सॉन्ग फैमिली की होने वाली थी, लेकिन वो लोग इसे अपनी फैमिली में ले जाते हैं। अब आधे गार्ड्स को अपनी फैमिली वापस भेजने के बाद दाई युआन अब हमारे हीरो के पीछे पड़ गया था, ये कहते हुए कि मानना पड़ेगा सोंगयान, तुमने लड़का तो हैंडसम चुना है, लेकिन एक बारबेरियन एंशिएंट टाइम में उन लोगों को कहा जाता था जो काफी नीची दर्जी के और पहाड़ों पर रहते थे। पर अब दाई युआन अपनी दुल्हन को ऐसे अरे गहरे को तो ले जाने नहीं देने वाला था, तो वो अपनी स्पिरिट का यूज करके उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उसकी युआन स्पिरिट 6 लेवल की थी, पर हमारा हीरो ठहरा एक कैप्टन, वो कहाँ किसी से डरने वाला है, बिना किसी झिझक के सीधा शूट करके उसके भेजे से बुलेट आर पार कर देता है। और देखते ही देखते बेचारे का अटैक भी धरा का धरा रह गया था और उसकी युआन स्पिरिट भी। सॉन्ग फैमिली के लोग तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये लड़का कितना पावरफुल है, एक ही अटैक में दाई युआन को मार दिया। तभी दाई युआन के सोल्जर्स उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे एल्डर यू और सोंगयान अपने अपने मूव्स का यूज करके उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। अब तक उन लोगों की पावर देखने के बाद हमारे हीरो को ये तो पता लग जाता है कि यहाँ पर युआन स्पिरिट्स मैटर करती हैं। पर जब एक बंदा सोंगयान पर पीछे से हमला करने वाला था, तो हमारा हीरो उसे भी निपटाने के बाद इन लोगों को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग भी उसके दुश्मन है। और जैसा वो अपने हर सस्पेक्ट को ट्रीट करता है, वैसा इन लोगों को कर रहा था। पूछताछ शुरू हो चुकी थी कि ये लोग कौन थे और तुम्हारे साथ फाइट क्यों कर रहे थे। सोंगयान डरती नहीं है, बल्कि सारी चीजें उसके सामने खोल के रख देती है कि ये दाई फैमिली का दाई हुआन है, जो कि उससे शादी करना चाहता था। इस वजह से वो उनके फॉरबिडन एरिया में आ गया और इस वजह से यहाँ पर फाइट चल रही थी। वुल्फ तो उससे पूछ रहा था कि आखिर तुमने मुझे अपना फियांसे क्यों बोला, मैंने साफ साफ अपने कानों से सुना था। सोंगयान का कहना था कि ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा था शादी के लिए, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि इसकी स्पिरिट बहुत ज्यादा हाई है, मैं इसे हरा नहीं सकती थी ना। तो अपने सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद वो लग जाता है लाशों की छानबीन करने के लिए, जहाँ उसे सिर्फ स्वॉर्ड्स मिलते हैं, वो भी काफी हाई लेवल के। तो वो उन सभी को बटोर लेता है। दूसरी तरफ सोंगयान थी, जो कि उसे एक बारबेरियन समझ रही थी। वो कहती है कि जल्दी जल्दी सामान पकड़ो और निकलो यहाँ से। पर अंकल यू का कहना था कि ये लड़का मुसीबत में पड़ जाएगा, तो क्यों ना अभी के लिए हम इसे सॉन्ग फैमिली में रखें। और ऊपर से तुमने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिए कि तुम्हारा फियांसे है, तो वो लोग पूछेंगे ना कौन है। तो जब तक मैटर ठंडा नहीं पड़ता, इसे अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि एल्डर तुम्हारी शादी दाई फैमिली में करवाना चाहते हैं, तो वो इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठेंगे। सोंगयान को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। यही सेम डील हमारा हीरो भी सोंगयान को ऑफर करता है। वैसे उसके इस रवैये से सोंगयान को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि हमारे हीरो को रहने और खाने की जगह चाहिए थी। यहाँ वुल्फ एक चीज नोटिस करता है कि वो पहले से काफी यंग हो चुका है। मे भी शायद टाइम ट्रैवल करने की वजह से ये देखने को मिला हो। वैसे अब जब वुल्फ को पता लग जाता है कि ये लोग उसके लिए खतरा नहीं है, तो वो तो सोंगयान को बड़ा टीज कर रहा था कि कमाल है, मेरे ससुराल वाले तो बहुत रिच है। रास्ते भर वो सोंगयान का दिमाग खाते जा रहा था, आसपास के एरिया की इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में। और फिर जैसे ही सोंगयान उसे घर लेकर जाती है, तो उनका फैमिली सर्वेंट उनके ऊपर एकदम दाना पानी लेकर चढ़ जाता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, एक बारबेरियन से शादी। वो सर्वेंट तो हमारे हीरो चांगशेंग की इतनी ज्यादा बुराई कर रहा था, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में, कि चांगशेंग खुद जवाब देता। उससे पहले सोंगयान कहती है कि बस मुझे किस तरीके का लड़का ढूंढना है, अब क्या मैं फैमिली सर्वेंट से पूछूंगी। ये बोलकर वो चांगशेंग को अंदर आने को बोलकर अंदर चली जाती है। यहाँ चांगशेंग अपने पीछे से स्वॉर्ड निकाल रहा था, जिसे देखकर वो सर्वेंट डर जाता है कि कहीं उसे मार ना दे। लेकिन फिर हमारा चांगशेंग वो स्वॉर्ड उस सर्वेंट को गिफ्ट कर देता है, जो कि सच में काफी हाई फाई था। अब तो उसे बहुत बड़ा कमरा मिलने वाला था। दूर से हम एक बंदे को दिखाते हैं, जिसे इस बारे में खबर मिलती है, तो वो तो गुस्से से फूला नहीं समा रहा था। इसके साथ ही हमें एक और मिस्टीरियस पर्सन को दिखाते हैं, जो कि पोर्ट्रेट बना रहा था, और किसी का नहीं बल्कि सोंगयान का। शायद ये सोंगयान को पसंद करता है। उसका सर्वेंट उसे यंग पैट्रिच बोल रहा था, जिसने अपने काफी सारे लोगों को भेजा था ताई फैमिली के सोल्जर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन वो उनका वैल्यूएबल ट्रेजर लेकर वहाँ से भाग गए थे। इस आदमी का कहना था कि आखिर एल्डर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं, सोंगयान जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसी फैमिली में कैसे शादी करवा सकते हैं। अच्छा हुआ कि वो वापस आ गई, वो बहुत ज्यादा प्यार डिजर्व करती है। पर तभी उसका सर्वेंट बताता है कि वो अपने साथ एक बारबेरियन को लेकर आई है, जो कि उसका फियांसे है। ये सुनकर तो इस बंदे के भी होश उड़ गए थे। अब इसके बाद हमें हमारे हीरो शेंग को दिखाते हैं, जो कि अपने हाई टेक इक्विपमेंट का यूज करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये कहते हुए कि आज से ठीक 1 महीने पहले उसे अजीबोगरीब युआन स्पिरिट्स के ड्रीम्स आ रहे थे। तब उसे लगा कि ये चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो लड़की जिसका नाम लिन शियो था, जो कि उसके ड्रीम में अपीयर होती थी, वो उसे एक अजीब से वर्ल्ड में ले आई, जो कि थोड़ा अजीब है लेकिन फेमिलियर भी है।
यहाँ पर सिर्फ युआन स्पिरिट मैटर करता है, यानी कि सिर्फ पावर मैटर करता है। उसे इस जगह के बारे में और भी सारी जानकारी हासिल करनी है, जिसके लिए वो सॉन्ग यान से हेल्प लेगा। तो अब वो एक सोल्जर स्नाइपर वांगशेंग होने के नाते खुद को 2 मिशन देता है। पहला मिशन ये कि उसे सॉन्ग यान का फियांसे बनकर प्रिटेंड करते रहना होगा जब तक कि उसे इस वर्ल्ड के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी न मिल जाए। और दूसरा मिशन ये था कि जल्द से जल्द उस फ्योनिक्स गर्ल को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा शेंग तो बड़े आराम से एक्सरसाइज कर रहा था और जैसे ही सॉन्ग यान उसके लिए खाना लाती है तो वो उसकी बॉडी देखकर इम्प्रेस हो जाती है और साथ ही शर्म से लाल पीली। वो उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या सारे बेरबेनियन ऐसे नंगे पुंगो घूमते हैं। पर शेंग का कहना था कि मैं तो तुम्हारा फियांसे हूँ ना, तो मुझे ऐसा देखने में तुम्हें कैसी शर्म। और फिर वो उसे अपनी बॉडी दिखाकर टीज भी करने लगता है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आई थी, जिसे खाते हुए वो पूछ रहा था कि आखिर ये युआन स्पिरिट क्या होती है। सॉन्ग यान बताती है कि वो डीमन बीस्ट जो कि मर जाते हैं उनकी स्पिरिट फॉर्म को युआन स्पिरिट कहते हैं। एक बार अगर कोई उस युआन स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो अपनी कल्टीवेशन की जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा हाई लेवल का युआन स्पिरिट होगा उतना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। हमारे शेंग का सवाल था कि आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा हाई स्पिरिट है और कौन सा लो स्पिरिट। सॉन्ग बताती है कि युआन स्पिरिट को कल्टीवेशन के जरिए चेंज किया जा सकता है। जितना ज्यादा हाई लेवल होगा उतने ज्यादा चेंजेस विजिबल होंगे। जैसे कि वो अपने सामने पड़े हुए खाने का नाम लेते हुए कहती है कि ये मून स्टार बिस्किट्स, इन्हें बनाने में 9 कोर इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। उसी तरीके से 9 स्टार युआन स्पिरिट में 9 कोर्स होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये डम्पलिंग्स, इनमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए तो ये सिर्फ 2 स्टार युआन स्पिरिट होगा। मतलब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा इसका लेवल हाई होगा उतने ही ज्यादा आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर 2 स्टार युआन स्पिरिट है तो सिर्फ 2 ही टेक्निक मिलेगी, वो भी लो लेवल की। और अगर 9 स्टार युआन स्पिरिट है तो यानी कि 9 टेक्निक्स मिलेंगी। तुम कल्टीवेशन के साथ साथ धीरे धीरे अपने लेवल्स को इंक्रीज करते जा सकते हो। तभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी बीच तोंग जियानजी नाम का बंदा जो कि दीवार पर हाथ मारकर दीवार को तोड़ चुका था गुस्से में, ये वही बंदा है। वो मिलने आया था हमारे सॉन्ग यान के फियांसे यानी वांगशेंग से। वैसे तो वो उसकी इनडायरेक्टली बुराई कर रहा था क्योंकि वो खुद भी सॉन्ग यान को पसंद करता है और सॉन्ग फैमिली के डेप्यूटी चीफ का बड़ा बेटा होने के नाते उसे लगता था कि उसकी शादी सॉन्ग यान से हो जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं। पर यहाँ वांगशेंग इस सिचुएशन को काफी आराम से हैंडल करते हुए उसे वापस भेज देता है। बेचारी को काफी इंसल्ट फील हो रहा था। उसके जाने के बाद सॉन्ग यान समझाती है कि अब तुम्हें भी इससे केयरफुल रहना होगा। वैसे अभी तक शेंग के सवाल खत्म नहीं हुए थे। वो कहता है कि मैंने सुना था कि दाई फैमिली किसी की के बारे में बात कर रही थी, आखिर वो क्या था। सॉन्ग बताती है उसे कहते हैं दाओ की युआन स्पिरिट। जब तुम लेवल 1 को क्रॉस करते हो तो फिर तुम इस तरीके के अटैक यूज कर सकते हो जहाँ वो आइस अटैक करना शुरू कर देती है। अब हमारे शेंग का अगला क्वेश्चन था कि आखिर इस युआन स्पिरिट का कल्टीवेशन के अलावा भी कोई और इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले तो सॉन्ग यान को सवाल समझ नहीं आता, लेकिन जब फिर शेंग उसे अच्छे से समझाता है तो फिर वो जवाब सही से नहीं दे पाती। इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए शेंग कहता है कि क्या तुम मेरी युआन स्पिरिट को कैलकुलेट करने में मेरी हेल्प करोगी कि आखिर वो कौन से लेवल पर है। अब ये चीज सॉन्ग यान तो कर नहीं सकती थी, तो वो उसके लिए उसे लेकर जाती है युआन स्पिरिट एकेडमी सॉन्ग फैमिली की। वहाँ पर काफी सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी मिडिल स्टेज पर थे। उन्हें देखने के बाद हमारा शेंग ऐसे इमेजिन करने लगता है जैसे कि वो उनके साथ फाइट कराओ तो वो कैसे इन पर अटैक करता। वो तो अंधाधुन गोलियां चला रहा था, वो भी इतने ज्यादा स्वैग और कूल तरीके से कि जब उनमें से एक बंदा काफी पावरफुल युआन स्पिरिट का यूज करता है तो वो उसे बम से उड़ा देता है। अब अपने इमेजिनेशन में इतनी धांसू फाइट लड़ने के बाद वो सॉन्ग यान के साथ निकल जाता है एल्डर के पास ये चेक करने के लिए कि उसकी युआन स्पिरिट कौन से लेवल की है। एकेडमी के छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक यही गेस करने लगते हैं कि आखिर शेंग के पास कौन से लेवल की युआन स्पिरिट होगी। एल्डर उसे ऐसे मिरर के सामने लेकर जाते हैं जिस पे टच करने पर उन्हें पता लग जाएगा कि उसके पास कौन से स्टार की युआन स्पिरिट है और उसकी आखिर आइडेंटिकल फॉर्म क्या है। पर जैसे ही हमारा हीरो उसे टच करता है तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। सब लोग देखकर हैरान थे कि कहीं शीशा टूट तो नहीं गया। पर जब सॉन्ग चेक करती है तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी। वो समझ जाते हैं कि हमारे शेंग के पास डिफेक्टिव युआन स्पिरिट है, यानी कि वो कभी भी कल्टीवेशन करके अपनी युआन स्पिरिट को आगे नहीं ले जा सकता। जैसे इस बारे में वहाँ के डिसाइपल्स को पता लगता है तो वो तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि सॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ एक नंबर का उल्लू है, वेस्ट है, एकदम यूजलेस। वांगशेंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो जब सॉन्ग यान उसे बताती है डिटेल में कि उसके पास एक डिफेक्टिव स्पिरिट युआन है, जिसका मतलब ये है कि उसका कोई स्टार नहीं है, कोई लेवल नहीं है और वो कभी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता,
तो ये चीज वांग शेंग को भी बुरी लगती है कि लोग अब उसे सोंग फैमिली का एक यूजलेस सन इन लॉ समझेंगे। सोंग यान जैसे कि लग रहा था कि शेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, वो समझ जाती है कि वो इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ के लोग ये जानने के बाद कि वो कमजोर है उसे परेशान करेंगे। इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें युआन पिल्स दूंगी जिसे खाने के बाद तुम्हारी ये सोल ठीक हो जाएगी, लेकिन कल्टीवेशन ठीक नहीं होगी, इसलिए यहाँ से चले जाना। पर हमारा हीरो ठहरा एक स्नाइपर, वो भी बहुत बड़ा जीनियस। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो कहता है कि एक छोटी सी डिफेक्टिव ह्यूमन स्पिरिट मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, मैं कल्टीवेट करूंगा और आगे भी बढ़ूंगा। उसकी इतनी मोटिवेटिंग बातें सुनने के बाद सोंग यान हैरान थी। वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? सेंग भी लाइक, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हार नहीं मानने वाला। वो जब मार्केट पहुंचता है तो उससे पहले तो उसकी खबर पहुंच जाती है। लोग उसे बड़ी ही अजीब नजरों से घूर रहे थे और साथ ही कुछ खुशबुसा भी रहे थे, जिसे सुनने के लिए वो अपने टेक्निकल हेडसेट को ऑन कर देता है। तो उसे लोगों की बातें सुनने को मिलती है जो कि कह रहे थे कि सोंगयान अंधी है क्या, वो ऐसे यूजलेस इंसान को कैसे चूज कर सकती है। वो उनकी बातें सुन रहा था कि तभी उसे एक जोर से औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। बेचारी के कान से तो पी की आवाज सुनाई दे रही थी। हमें पता लगता है कि वो लेडी एक रेस्टोरेंट ओनर है जो कि एक बैगर पर चिल्ला रही है, जो कि उनके खाने की बुराई कर रहा था। वो हमारे हीरो को देखकर शेंग के पीछे छुप जाता है। अब फिर क्या था, ये लेडी हमारे शेंग के ऊपर चढ़ जाती है और आसपास के लोग उसकी बेइज्जती और बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो वो बैगर शेंग को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से दूर ले जाता है। शेंग की सारी स्टोरी सुनने के बाद वो कहता है कि मैं तो भाई एक बन जा रहा हूँ, मुझे यहाँ खाना मिल जाता है मैं खुश हूँ, वहाँ खाना मिल जाता है खुश हूँ, खाने से ज्यादा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। वो तो शेंग से भी एक बिस्किट मांगता है और टेस्ट करने के बाद जब उसका टेस्ट उसे लाजवाब लगता है तो वो एक अंगूठी के बदले उसका बिस्किट लेकर भाग जाता है। शेंग तो कंफ्यूजन के साथ वहीं खड़ा रह गया था। अब जैसे ही वो अपने घर लौटता है तो सोंग यान उसे 2 पिल्स की बोतली पकड़ाते हुए कहती है कि अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, इससे पहले कि ये लोग तुम्हारी जान खा ले। शेंग कहता है कि तुम मुझे भगा क्यों रही हो, पर सोंग यान भी लाइक, सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता लग चुका है और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारा वो सीक्रेट वेपन भी चुरा लेंगे, इसलिए मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। अब इस बात पर शेंग उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सोंग यान ने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। तो वो पैसों की पोटली वापस करके वहाँ से जाते हुए कहता है, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं अपने इस डिफेक्टिव युआन स्पिरिट को ठीक करके रहूंगा। पर सोंग यान का कहना था कि इसे ठीक करने में महीनों लग जाएंगे और ये इतना भी आसान काम नहीं। वैसे सोंग यान नहीं चाहती थी कि हमारे शेंग के पीछे दाई फैमिली के मेंबर पड़े, क्योंकि वो उसे जान से मार देंगे। पर शेंग के वहाँ से जाने से पहले ही कुछ लोग डंडा हाथ में लेकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। उन लोगों को देखने के बाद सोंग यान बाहर निकलकर उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए, पर वो सभी लोग तो हमारे हीरो को सबक सिखाने आए थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है सोंग तियानजे की, जो कि इसी मौके की फिराक में था कि कब वो शेंग की बेइज्जती करे। अब उसको मिल जाता है तो वो शेंग को एक से बढ़कर एक काम ऑफर करते हुए कह रहा था कि क्या तुम पिग साफ करने का काम करोगे, एक से एक गंदा काम जो कि कोई नौकर भी ना करे। और उसे बेइज्जती करता देखकर सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वांग शेंग इस पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि फिलहाल के लिए सिचुएशन को संभाल कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रात में आकर वो यंग मास्टर को इतना अच्छा सबक सिखाता है कि सुबह नौकर भी देखकर हैरान थे। वो सारे पिग्स, चिकन और डॉग्स को उठाकर उसके बेडरूम में ले गया था और उसे बांधकर वो उन्हें वहाँ पर खाने के लिए छोड़ देता है और खुद सोंग यान की दी हुई पिल्स को ले जाकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ उसे कल्टीवेट करते हुए 3 दिन गुजर जाते हैं और वो तो बड़े आराम से अपने उस डिफेक्टिव युआन स्पिरिट को हील भी कर देता है। उसकी युआन स्पिरिट, जिसे नॉर्मल लोगों को रिपेयर करने में 1.5 से 2 महीने लगते थे, उसने 3 दिन में ही निपटा दिया। साथ ही उसके फिश का लुक भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इतनी फास्ट ग्रोथ देखकर तो उसे खुद भी हैरानी होती है। दूसरी तरफ हमें सोंग यान को दिखाते हैं, जिसे अपने फादर से डांट पड़ती है ये सारा कांड करने के चक्कर में और साथ ही दाई फैमिली को इंसल्ट करने के चक्कर में। वो तो उसे वांग शेंग के साथ रिश्ता रखने पर सिटी से बाहर जाने को कह देते हैं। साथ ही उन्होंने तो गुंडे भेज दिए थे हमारे वांग शेंग को रास्ते से हटाने के लिए, जिसके बारे में उसे पहले से ही खबर लग जाती है। और वो उन असैसियंस के लिए, जिसको एक लड़की लीड करी थी, उस लड़की का नाम गाओया था, बॉम्ब से उड़ाने की प्लानिंग कर लेता है। वहाँ पर एक जायंट बॉम्ब फिट करके उस बारे में गाओया को पहले पता लग जाता है। बाकी सारे असैसियंस बॉम्ब की तरह उड़ जाते हैं। अब इसके बाद शेंग शीदा हमारी गाओया को गन पॉइंट पे रखते हुए कहता है कि कौन हो तुम। वो तो रटू तोते की तरह सब बता देती है, कौन है, क्या करती है, सब कुछ। वो बताती है कि वो सेकंड सबसे ज्यादा फेमस असैसियन गाओयाओ है। वो यू सिटी असैसियन से भरी हुई है। वहाँ के असैसियन हर तरीके का काम करते हैं। वो काम करने पर उन्हें सिल्वर प्लेट्स मिलती है और जिसके पास जितनी ज्यादा सिल्वर प्लेट होती है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। वहाँ सिटी का सबसे नंबर 1 जो जीनियस है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर 1 परफेक्ट असैसियन, उसके पास रेड प्लेट है और हमारी गाओया के पास ब्लैक, क्योंकि वो महीने में सिर्फ एक ही मिशन लेती है और आज तो उस मिशन में भी फेल हो गई। बेचारी को कोच नहीं मिलेगा, इसलिए वो हमारे हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि आपने मुझे हराया, अब आप मेरे बॉस हो तो मुझे खाने को कुछ दो प्लीज। अब उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि वांग शेंग उसे मिलिट्री फूड ऑफर कर देता है, जिसे खाने के बाद वो तो खुश हो जाती है। वहीं यहाँ पर अब
अपने इक्विपमेंट से यानी कि उसके गैजेट से उसे ये अपडेट मिलती है कि यहाँ उसके साथ साथ काफी सारे वेपन भी ऊपर से नीचे गिरे हैं। तो वो उन्हें कलेक्ट करते हुए पहुंच जाता है अपने सीक्रेट अड्डे पर, ये देखने के लिए कि कितने वेपन मिले हैं। उसकी सिस्टम उसे बताती है कि उसने काफी सारे बुलेट्स हासिल किए हैं, बहुत सारे बॉम्ब और ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि दूर से ही उसके सारे के सारे एनिमीज को उड़ा दे। तभी उसे अपने प्रैक्टिकल हेडसेट डिवाइस जिसका नाम शाशा है उससे अपडेट मिलती है कि उसके आसपास कोई एनिमी है। चेक करने पर पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गाओ याओ है, जो कि हमारे हीरो के साथ साथ रहना चाहती है क्योंकि वो उसे मास्टर मान चुकी है। इसके बाद वांग शेंग अपने पास मौजूद सारे के सारे वेपन्स इक्विपमेंट्स को अपनी बॉडी में यहाँ वहाँ लगा रहा था क्योंकि अब उसे इन्हें ढोकर आगे बढ़ना होगा। तो तभी गाओ याओ उसके हाथ में वो ग्रीन वाली अंगूठी नोटिस करती है जो कि उसे उस बैगर ने दिया था। उसे उस अंगूठी को देखकर चौंकता देखकर वांग शेंग कहता है कि आखिर इस अंगूठी में ऐसा क्या खास है। वो बताती है कि मास्टर ये एक नॉर्मल रिंग नहीं है बल्कि एक स्टोरेज रिंग है, आप इसमें कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। फिर क्या था, जब वांग शेंग उसे यूज करता है तो कपड़े के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी उसमें स्टोर हो जाते हैं। गाओ याओ तो उसकी बॉडी देखकर कहती है कि मास्टर अब तो सच में कितने स्ट्रॉन्ग है। और हमारा वांग शेंग भी लाइक इस रिंग को यूज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर गाओ याओ उसे अच्छे से सिखाती है तो वो समझ जाता है कि जब भी उसे स्टोरेज रिंग से कुछ बाहर निकालना होगा उसे बस इमेजिन करना होगा उस चीज को और फिर वो चीज खुद ब खुद उसकी बॉडी में आ जाएगी या फिर उसके हाथ में। उसका यूनिफॉर्म वापस आ जाता है और साथ ही शाशा भी, जो कि उसे बताती है कि कुछ लोग उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। हमें पता लगता है कि ये कुछ लोग और कोई नहीं बल्कि सोंग तियानजे है, जो कि अपने पालतू चूहे का पीछा करते करते वांग शेंग तक पहुंच गया था। वो चूहा एक नंबर का जासूस है, स्मेल करते हुए पहुंच जाता है उसके पास। पर वांग शेंग भी कम चालाक नहीं, वो वहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़कर जाता है। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उनमें से आधे लोग घायल हो जाते हैं। अब ये देखकर तो वो सभी लोग वांग शेंग को गाली देने लगे थे। बेचारे को छींक पे छींक आने लगती है। और फिर जंगल में जब वो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो वो जगह जगह उनके लिए ट्रैप छोड़ता जा रहा था, वो भी इतना स्मार्टली कि देखने के लिए तो लग रहा था कि उसने कुछ और ट्रैप लगाया, लेकिन वो लोग फर्स्ट किसी और ट्रैप में जा रहे थे। जब नेक्स्ट मॉर्निंग यंग पैट्रिज को वहाँ आना पड़ता है तो वो गेस करते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा हल्के में लिया वांग शेंग को। वो दिखाने के लिए कोई और ट्रैप लगा रहा था जबकि वही उस ट्रैप का सॉल्यूशन था। यंग पैट्रिज की एक खासियत थी वो ये कि वो अपनी सोल को अलग अलग जगह पर इमेजिन कर सकते थे और रियल में वहाँ का व्यू ले सकते थे। तो वो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे वांग शेंग के सभी ट्रैप्स पर लगाए हुए लूप होल्स को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और साथ ही उस जीनियस लड़के के दिमाग के बारे में सोचते हैं कि उसने इतने कम टाइम में इतने सारे ट्रैप्स लगाए, आखिर कितना फास्ट होगा वो, आखिर होगा कैसे नहीं, उसे इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जो मिली थी, सोल्जर जो ठहरा। यंग पैट्रिज तो यही इमेजिन करते रह जाते हैं कि बेचारे सोंग तियानजे के साथ क्या क्या हुआ होगा। हमें दिखाते हैं कि आगे बढ़ते हुए वो जितने भी ट्रैप्स को इग्नोर करने की कोशिश करता उतना बुरी तरीके से फंस जाता। एक जगह पर तो काफी सारे पत्तों का ढेर लगा हुआ था जो कि और किसी की नहीं हमारे वांग शेंग का काम था। वो उसमें आग लगा देता है ये सोचकर कि वांग शेंग इसके नीचे छुपा होगा, लेकिन वहाँ पर बॉम्ब रखा हुआ था जो कि विस्फोट हो जाता है। उन सभी की हालत खराब हो जाती है और वो तो गाली देना शुरू कर देते हैं, वांग शेंग कमीने एक बार तू हाथ लग जा फिर तुझे बताते हैं। बीच बीच में हमें पास्ट के सीन भी दिखाए जा रहे थे कि कैसे हमारा हीरो जब ये ट्रैप्स लगा रहा था तो वो गाओ याओ को सिखाते हुए जाता है कि कैसे दुश्मन को कंफ्यूज करना है और ट्रैप्स लगाने, क्योंकि अब वो उसकी डिसाइपल बन गई है ना। लास्ट में नदी क्रॉस करने के बाद वो उन्हें जाने देता है। गाओ याओ को समझ नहीं आता कि उन्होंने उसे जाने क्यों दिया। वांग शेंग का कहना था कि याद रखना नदी पार करने के बाद तुम्हारी बॉडी की स्मेल मिट जाती है तो कोई भी तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाता, इसलिए अब हम उनकी पहुंच से दूर है, अब वो वापस जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब यंग पैट्रिज को पता लगता है कि हमारे वांग शेंग ने क्या क्या गुल खिलाए हैं तो वो तो कहते हैं कि अगर खबरदार किसी ने उसे मारने की कोशिश की तो साथ ही तियानजे को बोल देना कि अगर दोबारा वो इसके पीछे आया तो मैं उसे मार दूंगा। क्योंकि वांग शेंग कितना स्मार्ट है ये पता लगते ही यंग पैट्रिज को उसमें इंटरेस्ट आ गया था। सोंग यान को दिखाते हैं जो कि वांग शेंग को मिस कर रही थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने उसे मुसीबत में डाल दिया ना। पर तब तक हमारा हीरो वापस आकर उसे अपने बारे में सारी अपडेट दे देता है कि कैसे उसने युआन स्पिरिट को हील कर लिया, साथ ही अपने लिए रियाल्म भी बिल्ड कर लिया। सोंग यान हैरान थी क्योंकि अब तक उसने ऐसे केसेस के बारे में सुना था तो उन लोगों को 1.5 से 2 साल लग जाते थे स्टेज पर पहुंचने में, पर हमारे वांग शेंग को सिर्फ 3 दिन लगे और उन 3 दिनों में उसने अपने सारे दुश्मनों को मजा भी चखा दिया। अब दूसरी तरफ हम एक काले कौवे को देखते हैं जो कि यंग पैट्रिज से मिलने जाते हैं जिनका नाम सोंग मेंग है। हमें पता लगता है कि ये काला कौवा और कोई नहीं बल्कि सोंग फैमिली के ग्रेट एल्डर है जो कि हमारी सोंग यान की शादी दाई फैमिली में करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जानते हो वांग शेंग ने दाई हुआन को मार डाला और हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं,
इसलिए जल्द से जल्द ये मामला निपटाओ और सॉन्गयान को दाई फैमिली में भेजो। सॉन्गमिंग जानता है कि ग्रेट एल्डर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका हिडन मोटिव छुपा हुआ है। इस वजह से वो उन तीनों लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं जो कि दाई फैमिली के साथ जुड़े हो सकते थे, और वो उन तीनों को एक एक करके अच्छा सजा देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सॉन्गयान के साथ वांग मैंग से मिलने जाता है, जहाँ दोनों से बात करने पर उसे पता लग गया था कि ये दोनों एक दूसरे पर गिव अप नहीं करना चाहते, तो वो उनके सपोर्ट में था, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता कि सॉन्गयान दाई फैमिली में जाए। वांग शेंग ने उसे भी अपनी हालत समझा दी थी कि अब वो ग्रो कर रहा है तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, तो वो उन दोनों को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर तो ग्रेट एल्डर वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारा हीरो भी लाइक यहाँ का ग्रेट एल्डर एक कौवा है, पर सॉन्गयान बताती है कि नहीं, हाई कल्टीवेशन करने के बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को कौवे की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ ग्रेट एल्डर पहले तो सॉन्गमिंग से नाराज होते हैं कि वो इन दोनों का साथ दे रहा है, लेकिन फिर जब देखते हैं कि सॉन्गमिंग असल में क्या चाहता है तो वो कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में सॉन्ग फैमिली के डिसाइपल्स की एंट्री होने वाली है। अगर हमारी सॉन्गयान एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेती है तो एज ए स्टूडेंट होने के नाते हम उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वरना तो नहीं। इसके साथ ही ग्रेट एल्डर वांग शेंग से कहते हैं कि 3 दिनों में ये ट्रायल एग्जाम होने वाला है, अगर तुमने पास कर लिया तो फिर हम तुम्हें इस सिटी में रहने देंगे, वरना तो तुम यहाँ से निकल जाना। वांग शेंग कहाँ किसी से डरने वाला था, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं एल्डर ल्यू के पास, जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एग्जाम के बारे में काफी और चीजें पता लगती हैं, और इस एग्जाम को देने के लिए वो भी सॉन्गयान की हेल्प करने वाले थे। हमें पास में सॉन्गमिंग और उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन से पता लगता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए हमारी सॉन्गयान को एक 4th लेवल के बीस्ट को हराकर उसकी युआन स्पिरिट को एब्जॉर्व करना होगा, तभी वो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएगी। यहाँ प्रेजेंट में जैसे ही एल्डर यू को पता लगता है कि हमारा वांग शेंग भी वहाँ जाना चाहता है, तो वो कहते हैं कि बच्चे तुम अभी कमजोर हो। बस फिर क्या था, दोनों के बीच में फाइट होती है, जहाँ अपने मिलिट्री ट्रेनिंग का यूज करते हुए वांग शेंग काफी आराम से अंकल यू को हरा देता है, अंकल यू के अपनी पावर कल्टीवेशन के यूज करने के बावजूद भी। अब इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सॉन्गयान वांग शेंग की इनर स्पेस में जाना चाहती थी। वो उसका हाथ पकड़ के उसके इनर स्पेस में जाती है, जहाँ पर रिकवर हुई युआन स्पिरिट को देखने के बाद वो खुश थी, पर उसे वहाँ पर कुछ चेंजेस करने थे, मतलब उस जगह को और अच्छा बनाना था। तो वो वांग शेंग से कहती है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगी और तुम उसे फॉलो करते हुए इस जगह को अपग्रेड कर देना। वो ऐसा ही करता है, जैसा जैसा सॉन्गयान कहती है वो वैसा वैसा वहाँ पे चेंजेस करता है, और वो जगह देखते ही देखते एक ब्यूटीफुल से माउंटेन में कन्वर्ट हो जाती है। उस माहौल को और भी ज्यादा प्यारा बनाने के लिए वांग शेंग दिन से रात कर देता है, और वहाँ काफी सारे स्टार्स देखकर सॉन्गयान खुश हो जाती है। 3 दिन बाद वो लोग एग्जाम के लिए जाते हैं जंगल के बीच में, जहाँ पर हमारी सॉन्गयान को एक बड़े से स्नेक को एब्जॉर्व करना था। ये 4 स्टार वाला युआन स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल था, और साथ ही बहुत ज्यादा जायंट भी। उस पर नजर रखने के लिए वांग शेंग काफी सारे ड्रोन्स का यूज करता है। साथ ही वो सॉन्गयान से दूर से रहकर कम्युनिकेट करने के लिए उसे भी एक टैक्टिकल हेडसेट दे देता है, जिसे वो काफी तेजी से यूज करना सीख जाती है। वो तो अपने स्नाइपर के साथ घात लगा कर बैठा था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर यू को दिखाते हैं, जैसे ही वो स्नेक थोड़ा सा रिलैक्स होता है, अंकल यू उस पर हमला कर देते हैं। पीछे से सॉन्गयान भी अपने कल्टीवेशन का यूज करके उस स्नेक पर हमले किए जा रही थी। थोड़ी देर की जबरदस्त फाइट के बाद उन्होंने फाइनली उस स्नेक को हरा दिया था। ये सोचकर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, पर तभी वो स्नेक उठ खड़ा होता है और उन दोनों को ही इल्यूजन में ट्रैप कर देता है, जहाँ पर सॉन्गयान इमेजिन कर रही थी कि वो अपने फादर को देख रही है, जहाँ बचपन में उसके फादर ने उससे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए 9 स्टार युआन स्पिरिट संभाल के रखी हुई है। उसके फादर फैमिली हेड थे, पर उसके फादर के मिसिंग होने के बाद वहाँ पर बचे हुए एल्डर्स उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। साथ ही उसे 2nd लेवल का स्टार युआन स्पिरिट देते हैं, जो कि एक टर्टल बीज था। सॉन्गयान के 9 स्टार युआन स्पिरिट मांगने पर भी वो लोग उसकी बेइज्जती करते हैं और उसे बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। सॉन्गयान के फादर अचानक से गायब हो गए थे और एल्डर्स ने उन्हें मरा हुआ ही मान लिया था, पर सॉन्गयान को यकीन था कि उसके फादर वापस आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर यू को दिखाते हैं, वो इमेजिन कर रहे थे कि वो किसी असैसिन के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर अटैक करते करते वो गलती से सॉन्गयान को ही हर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि ये बड़ा सा पाइथन उन्हें इल्यूजन दिखा रहा था। तो यहाँ पर वांग शेंग जोर जोर से सॉन्गयान को आवाजें लगाना शुरू कर देता है, जिससे वो फाइनली होश में आ जाती है और उस स्नेक के हमला करने से पहले ही उसे डॉज कर लेती है। इससे पहले कि वो स्नेक इन दोनों पर हमला कर पाता, वांग शेंग एक फ्लेयर गन शूट करके उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक अरे से टकराकर वहीं फंस के रह जाते हैं। ये सब देखने के बाद सॉन्गयांग समझ जाती है कि एल्डर्स ने उसे यहाँ पर जानबूझकर भेजा है मारने के लिए। वो लोग नहीं चाहते कि वो जिंदा रहे। एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर वो उसे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वो गुस्से से भर जाती है। एल्डर यू अब तक जो उस स्नेक को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो घायल हो जाते हैं और वहीं सॉन्गयान अपनी पूरी पावर का यूज करके उस स्नेक को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। अब वांग शेंग कैसे उसी मुसीबत में छोड़ सकता था। वो एक जबरदस्त शूट लगाता है
और वो स्नेक वहीं मारा जाता है। उस स्नेक की बॉडी से अजीब सी चिप बाहर निकलती है जो कि अब ग्लो करना बंद कर चुकी थी। सॉन्ग यान को पहली बार लगता है कि कोई उसकी फिक्र कर रहा है। उसके फादर के अलावा भी कोई है जो चाहता है कि वो जिंदा रहे और उसके साथ रहे। इन्हीं सब के बीच में वांग शेंग अचानक से नोटिस करता है कि जंगल के बीच में कोई एनर्जी इकट्ठी हो रही है और शाशा उसे रेड अलर्ट जारी कर देती है कि यहाँ पर कोई डेंजर है। वांग शेंग को नजर आता है कि वहाँ पर एक और एनाकोंडा मौजूद है जो कि ब्लैक कलर का था और इसका लेवल 4 का पीक है। पहला वाला लेवल 4 के इनिशियल लेवल पर था पर ये पीक पर है, यानी कि उससे ज्यादा खतरनाक है। वो सीधा वांग शेंग पर हमला कर देता है जिससे वांग शेंग का कनेक्शन सॉन्ग यान के साथ टूट गया था। वो तो परेशान हो जाती है कि तभी वो स्नेक उस पर भी हमला करना शुरू कर देता है। अंकल लुओ सॉन्ग यान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर वो दोनों ही उसका सामना नहीं कर पाते, इसलिए दोनों को छुपना पड़ता है। तभी वो स्नेक बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर चुका था। इससे पहले कि वो उन दोनों को हर्ट कर पाता तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है जो कि फ्लेयर गन शूट करके उस एनाकोंडा को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देता है। साथ ही उसने कनेक्शन सॉन्ग यान के साथ फिर से कंटिन्यू कर लिया था। वो सॉन्ग यान से कहता है कि सबसे पहले तो तुम लोग छुपने के लिए शेल्टर ढूंढो क्योंकि ये एनाकोंडा बहुत ज्यादा पॉइजनस है, प्लस ये पहले वाले से ज्यादा मोटा है, इस वजह से इसे मारने में दिक्कत होगी। हमें दिखाते हैं कि वांग शेंग ने ऑलरेडी रिमोट कंट्रोल वेपन प्रिपेयर कर लिया था और वो शाशा को वॉइस नोट के जरिए ऑर्डर देता है कि निशाना जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ जब जब बोलो तब तब शूट कर देना। 2-3 बार शूट करने के बाद ही वांग शेंग को पता लग गया था कि डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है और ऐसे में उसका वेपन सही से काम नहीं कर पाएगा, तो उसे इस एनाकोंडा को उस वेपन के पास लेके जाना होगा। तो वो तो पूरी तरह से अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है। दूसरी तरफ सॉन्ग यान को दिखाते हैं जिसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अंकल यू काफी बुरी तरीके से एक पेड़ के नीचे दब जाते हैं। उन्हें उठाने के लिए सॉन्ग यान अपने दाव की का यूज करती है। इसका मतलब ये था कि वो पूरे दिन में दोबारा इसे और यूज नहीं कर पाएगी। उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए वांग शेंग अपनी जान दांव पे लगा रहा था क्योंकि वो उस एनाकोंडा का चारा बनकर उसे अपने पीछे दौड़ाने लगता है। ये देखते ही सॉन्ग यान भी उस स्नेक के सामने पहुंच जाती है अपनी स्वॉर्ड से उसे हिट करने के लिए, लेकिन वो खुद ही घायल हो जाती है और ये देखकर वांग शेंग को काफी गुस्सा आता है। तो वो मल्टीपल बुलेट शूट करके उस कोंडा को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद एक जंप करते हुए उसके मुंह में बम फेंककर उसे उड़ा देता है। इससे स्नेक बीस्ट को मारने में उसे उसकी नानी याद आ गई थी, लेकिन वो खुद भी बेहोश होकर नीचे गिर गया था। यहाँ दूसरी तरफ सॉन्ग यान और अंकल यू को दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा हीरो स्नेक के नीचे दबकर गिर गया है और वो लोग उस स्नेक को हिलाना शुरू कर देते हैं, जबकि वांग शेंग तो कहीं दूर गिर गया था। हमें दिखाते हैं कि उस स्नेक की सोल उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है जिससे कि उसकी गोल्ड फिश एब्जॉर्व करने लग गई थी और अब हमारे हीरो के पास दो युआन स्पिरिट मौजूद है, एक 4th लेवल की पीक वाली और दूसरी का भी कोई लेवल नहीं है, बस नई नई हील हुई है। बेचारे अंकल यू तो हमारे वांग शेंग को बचाने के चक्कर में खुद उस एनाकोंडा के नीचे आ जाते हैं, जबकि वो तो कह रहा था कि तुम लोग किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। उसे सही सलामत देखकर सॉन्ग यान काफी खुश होती है। रात में वो दोनों डिनर करते हुए इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हमारे हीरो के अंदर दो युआन स्पिरिट्स चली गई है, यानी कि वो तीसरी भी एब्जॉर्व कर सकता है क्योंकि सॉन्ग यान नहीं कर सकती। यहाँ पर सॉन्ग यान वांग शेंग से शेयर करती है कि वो इतने सालों तक शांगलिंग सिटी से दूर थी उसके फादर के गायब होने के बाद। अब वो आई है फैमिली टेस्ट को देने के लिए, लेकिन आते ही दाओ फैमिली के लोग उसके पीछे पड़ गए और वो इन्हीं सब में उलझ कर रह गई। वैसे भी उसकी सॉन्ग फैमिली नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रहे, इसलिए तो उसे जान से मरवाना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों अब वो वापस नहीं जाना चाहती। शायद हम इसका रीजन जानते हैं, वांग शेंग की वजह से। यहाँ हमें जो भी अरे वाली बातें हुई वो सारी सॉन्ग यान सॉन्ग मिंग को बताना चाहती थी, पर हमारा हीरो कहता है कि आखिर तुम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो सकता है कि वो भी एल्डर से मिला हो। पर सॉन्ग यान का कहना था कि नहीं, हम दोनों ने ही फैमिली से डिसरिस्पेक्ट हासिल की है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ट्रस्टवर्थी हैं। अगर मैं इस बारे में सॉन्ग मिंग को बताऊंगी तो वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। यहाँ वांग शेंग अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके पास फियोनिक्स युआन स्पिरिट है और उसे सॉन्ग फैमिली की हेल्प चाहिए उसके बारे में पता करने के लिए कि ऐसा क्यों है और वो स्पिरिट किस चीज की है। जिसे वांग शेंग ढूंढ रहा है वही है या कोई और। फियोनिक्स स्पिरिट आज तक किसी के पास नहीं पाई गई, तो जैसे ही सॉन्ग यान इस बारे में सुनती है तो वो हैरान रह जाती है। साथ ही उसे याद आ जाता है कि कैसे बचपन में वो पोयम गाती थी और उसके फादर इसी फियोनिक्स स्पिरिट के बारे में बताते थे। सॉन्ग यान सो चुकी थी और हमें दिखाते हैं कि वांग शेंग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके वापस आ गया था, मतलब उन दोनों स्नेक की स्पिरिट्स को एब्जॉर्व करके। वो कहता है कि दोनों की स्पिरिट्स तो कमाल की हैं। पहले वांग शेंग ने हमारी सॉन्ग युआन को गलत बताया था, पर फिर बाद में वो उसे सही सही बता देता है कि आखिर वो किस
फियोनिक्स स्पिरिट के बारे में बात कर रहा है जो उसके सपने में आती है। सॉन्ग यान इस बारे में सुनकर हैरान थी, लेकिन वो कहती है कि इस बारे में किसी और को मत बताना, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगी। वांग शेंग के पूछने पर वो कहती है कि इसे बुरा माना जाता है, यानी अशुभ। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग फैमिली के काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं उन बीस्ट को ले जाने के लिए जिसे कि हमारे हीरो ने मारा था। यंग पैट्रियट सॉन्ग मिंग भी पर्सनली उन्हें खुद लेने आता है, जिससे बात करते वक्त हमारा हीरो वहाँ पर एक बग फिट कर देता है ताकि वो यहाँ से निकलने के बाद उनकी बातें सुन सके। सारी अपडेट देने के बाद वो नींद का बहाना करके वहाँ से चला जाता है, इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर। सॉन्ग यान यहाँ सॉन्ग मिन से बताती है कि हमारा हीरो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ने इन दोनों स्नेक्स को हराया। अब वो एल्डर्स को सिफारिश लगाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं एल्डर मानेंगे या नहीं। सॉन्ग मिन को तो नहीं लग रहा था कि एल्डर मानेंगे, तो उनकी बातों से हमारे हीरो को पता लग जाता है कि उसे अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करना होगा। तो बस फिर क्या था, वो अपनी गोल्ड फिश को चेक करने के लिए अपनी सोल सी में चला जाता है और फिर वहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट गेट क्रिएट करता है जिससे हमारी गोल्ड फिश को क्रॉस करना था और वो अपने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लेती, पर वो नहीं कर पाती क्योंकि उससे पहले ही वो लोग मेंशन में पहुंच जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें गार्ड्स को दिखाते हैं जो घायल हो रखे थे। उन्हें खबर मिलती है कि दाइसी वहाँ आ गया, दाई हुआन का डैड, जो कि आते ही सॉन्ग फैमिली के काफी सारे सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि अब मुझसे रहम की भीख मत मांगना। यहाँ वांग शेंग अपने रूम में बैठकर चारों तरफ अपने बग्स को फैला देता है सब पे नजर रखने के लिए। सासा को कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की डिसाइपल की, जो कि उसके लिए काफी खास इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी। गाओ याओ को वहाँ देखकर वांग शेंग हैरान था, लेकिन फिर वो उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ के पता लगा लेता है कि वो बैगर जब रास्ते में उससे मिला था तो उसने उसे फिश की सॉस दी थी, जिससे वो अलग अलग तरीके की डिश बनाकर खा रहा है और उसे इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है। प्लस यहाँ पर गाओ याओ हमारे हीरो को दाई सी के बारे में बताती है कि उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है और वो लेवल 8 का वॉरियर है। गाओ याओ के जाने के बाद वहाँ पर सॉन्ग मिंग आता है जो वांग शेंग को बताता है कि दाई सी तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए उसने काफी सारे थर्ड लेवल को वॉरियर को उन्हें रोकने के लिए भेज दिया, लेकिन पता नहीं वो कितने देर तक उसे होल्ड करेंगे। इसके अलावा दाई सी बहुत ज्यादा क्रूल है, उसके पास लायन की युआन स्पिरिट है, पर हमारा हीरो अभी भी काफी ज्यादा शांत था और शांति के साथ स्ट्रेटेजीज बना रहा था। जब इस बारे में सॉन्ग यान को पता लगता है तो वो आकर उसे डांटते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जब दाइसी आकर तुम्हें मार देगा उस चीज का। उसे अपनी इतनी फिक्र करता देखकर हमारा वांग शेंग कहता है कि रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा, और इसके अलावा मैं सॉन्ग फैमिली के हिडन एरिया में जा रहा हूँ, मुझे पता है कि दाइसी वहीं मिलेगा। अब सॉन्ग यान वांग शेंग को अकेला कैसे छोड़ दी, वो उसके पीछे पीछे फॉरबिडन एरिया तक पहुंच जाती है, जहाँ बाइसी पर दूर से नजर रखने के लिए वो सॉन्ग यान को बाइनोकुलर देता है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है और फिर दूर से नजर रखने वाले स्नाइपर को देखकर वो कहती है कि क्या तुमने इससे उस स्नेक को मारा था। वो तो डर जाती है कि कहीं वो दाइसी को भी ना मार दे, पर हमारा वांग शेंग कहता है कि डोंट वरी, मैं ऑब्जर्व करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा जब तक की सिचुएशन खराब ना हो जाए। उसे उस पर भरोसा था। तभी वो देखते हैं कि दाइसी उन गार्ड्स पर हमला कर रहा है जो कि वहाँ उस दिन दाई हुआन के साथ यहाँ पर आए थे। वो उन पर नाराज था कि उसने उसके बेटे को नहीं बचाया, इसलिए वो एक ही स्लैश में उनका काम खत्म करने ही वाला था कि तभी वांग शेंग उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उस पर बुलेट चला देता है, पर तभी पीछे से एक असैसिन आकर उस पर हमला कर देती है, जिसे डॉज करने के चक्कर में हमारे वांग शेंग का निशाना हिल जाता है और सॉन्ग यान ने उसे बचाने के लिए उसे साइड कर दिया था। वो असैसिन काफी ज्यादा फास्ट थी, उसके मूव्स को डॉज करते हुए वांग शेंग ऑलमोस्ट उसके हाथों से हिट होने ही वाला था, पर सॉन्ग यान अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हो जाती है। पर अभी के लिए उन दोनों का उस अकेली लड़की को संभालना मुश्किल था, क्योंकि वो एक से दूसरी जगह बहुत आसानी से टेलीपोर्ट हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास ये स्किल्स है और इसे वो बहुत अच्छे से यूज करना चाहती है। दूसरी तरफ दाइसी को दिखाते हैं जो उन गार्ड्स को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था और उसे ये भी पता लग जाता है कि वांग शेंग आसपास ही है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वांग शेंग निशाना लगाते हुए याद करने लगता है अपनी ट्रेनिंग के दिनों को, जैसे कैसे उसका एक भी निशाना नहीं चूकता था, पर यहाँ वो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि दाइसी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर तभी अचानक से वक्त रुक जाता है और वो अपनी सोल सी में पहुंचता है, जहाँ पर उसे फिर से वही फियोनिक्स लेडी दिखाई देती है। ब्लैक फियोनिक्स को देखकर हमारा हीरो सवाल कर रहा था कि तुम मुझे यहाँ इस अननोन वर्ल्ड में क्यों लेकर आई और आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तभी अचानक से वहाँ पर एक स्पैरो उड़ता हुआ आता है जो कि धीरे धीरे फियोनिक्स बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे देखते हुए वांग शेंग डिकोड करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो ब्लैक फियोनिक्स उससे क्या कहना चाहती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि अगर एक छोटी सी स्पैरो फियोनिक्स बन सकती है तो फिर मेरी गोल्ड फिश ड्रैगन भी बन सकती है। इस बात पर वो ब्लैक फियोनिक्स मुस्कुराते हुए वहाँ से वैनिश हो गई थी। इसका मतलब वो यही कहना चाहती थी। फिर क्या था, वांग शेंग अपनी गोल्ड फिश को इनकरेज करने लगता है कि वो उस ड्रैगन गेट को क्रॉस करे, फर्स्ट लेवल कंप्लीट करे और ड्रैगन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन फाइनली उसकी गोल्ड फिश उस ड्रैगन गेट को क्रॉस करते हुए ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। बस फिर क्या था, हमारा हीरो
दाइसी को एक ही वार में ढेर कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ उस असैसिन गर्ल को हमारी सॉन्गयान रोक रही थी। उसे रोकने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इससे पहले कि वो असैसिन उसे जान से मार पाती, तभी वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि उसे काफी बुरी तरीके से पछाड़ता है। पहले तो वो अपने बॉम्ब्स का यूज करके उसे डिस्ट्रैक्ट करा था और फिर अपने नाइफ का यूज करके उसे हिट्स पे हिट्स देने लगता है। उसने तो एक टाइम पर उस असैसिन गर्ल का चेहरा भी देख लिया था, उसका मास्क हटा के, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाता, वो लड़की उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। दाइसी के मरने के बाद दाई फैमिली के गार्ड्स वांग शेंग को मारने के लिए ऊपर आ जाते हैं क्लिफ के। तो वो सॉन्गयान से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, इन लोगों को मैं देख लूंगा। वो सॉन्गयान से कहता है कि दाई फैमिली के गार्ड्स को निपटाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वरना सॉन्ग फैमिली तुम्हें सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लपेटे में आ जाओ। सॉन्गयान जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वांग शेंग उसे जब रिटर्न गिफ्ट देता है तो वो लेकर वहाँ से चली जाती है। वैसे उसे वांग शेंग की बहुत फिक्र हो रही थी। इधर दूसरी तरफ हमें वांग को दिखाते हैं, जो कि पेड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को काउंट करा था, जो कि 20 से भी ज्यादा थे। तभी दूर से उसे गाओयाओ भी आते हुए नजर आती है, जिससे बात करने पर उसे पता लगता है कि उसने दाई फैमिली में सॉन्ग फैमिली के गार्ड्स को देखा। आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, इस बारे में जानकर वांग शेंग को याद आता है कि कैसे सॉन्ग मिंग ने बताया था कि उसने अपने कुछ सीक्रेट एजेंट दाई फैमिली में छोड़े हुए। उसे लगता है कि शायद ये वही लोग होंगे, पर वांग शेंग एक सोल्जर था, इसलिए वो सॉन्ग मिंग पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो जब गाओयाओ कहती है कि क्या मुझे उन पर नजर रखनी चाहिए, वो हमारे दुश्मन है या दोस्त, वो कहता है कि अगर हम पर अटैक किया तो दुश्मन और नहीं किया तो दोस्त। इधर दिखाते हैं कि जिस कैरेज में दाई फैमिली के गार्ड्स दाइशी की लाश को ले जा रहे थे, वो देखते हैं कि वो मूव कर रहा है। डर से उनकी हालत खराब हो जाती है। अब कहानी सीधा 1 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि वांग शेंग ने 9 अलग अलग गेट्स को क्रॉस करवा के अपनी गोल्ड फिश को फाइनली फर्स्ट ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया था। ये हिस्ट्री का पहला फर्स्ट युआन स्पिरिट ड्रैगन था, जो कि किसी टूटी हुई युआन स्पिरिट से क्रिएट किया गया हो। अब इसी के साथ हमें गाओयाओ को दिखाते हैं, जो कि अपने मास्टर वांग शेंग को ढूंढने के लिए लिंचुआन सिटी के सी फैमिली में आई होती है। जगह जगह एड्रेस पूछकर लंबा चौड़ा रास्ता तय कर वो फाइनली शी फैमिली के गेट के बाहर पहुंचती है, जहां पर शी फैमिली के मिस शी का आज बर्थडे था, जिसके लिए चारों मेजर फैमिलीज वहां पर इकट्ठी होने वाली थी, जिसमें से पहली थी जिया फैमिली, दूसरी थी तेंग फैमिली, तीसरी दाई फैमिली और चौथी और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग फैमिली। यहाँ बाकी चारों फैमिलीज को लग रहा था कि शी फैमिली में वांग शेंग छुपा हुआ है, जबकि उन्हें क्लियरली पता नहीं था कि उसे छुपाने वाला कौन है। पिछले 1 साल से दाइशी को मारने के बाद से वांग लेंग गायब है और किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं। हमें पता लगता है कि शी फैमिली में अचानक से एक डॉक्टर लेंग फेमस हो रहे हैं, जिनकी कल्टीवेशन स्प्रेड्स बहुत ज्यादा हाई है और वो लोगों को क्योर करने में एक्सपर्ट है। गाओयाओ को जैसे इस बारे में पता लगता है, वो समझ जाती है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका मास्टर है। वो तो पहुंच जाती है उसे ढूंढते ढूंढते, पर पता लगता है कि वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बाहर निकलने पर जब वो छानबीन करती है तो उसे सॉन्ग मिंग नजर आता है। उसका पीछा करने पर वो शी फैमिली के बाहर पहुंच जाती है, जहां अंदर सभी लोग इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर वांग लेंग कहाँ है। दाई फैमिली के इस न्यू यंग मास्टर को तो लगता है कि हमारा सॉन्ग मिंग इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि वो वांग मैंग को छुपा रहा है। पर उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पर सॉन्ग मिंग की एंट्री हो गई थी, जो देर से आने के लिए माफी मांगने के चक्कर में 3 वाइन की बोतल खटक लेता है और फिर वहाँ पर मौजूद चारों फैमिलीज उससे सवाल करना शुरू कर देती हैं कि आखिर वांग लेंग कहाँ है। उन्हें तो शक है कि उन्होंने अपनी लड़की की उससे शादी कराई और उसे छुपा लिया, पर सॉन्ग मिंग इस सिचुएशन को काफी आराम से हैंडल करते हुए कहता है कि उस कमीने को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। दाइशी को मारने के बाद वो हमारी फैमिली को बदनाम करके ऐसे ही गायब हो गया। मैं तो उसे ढूंढ कर हमारी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म करना चाहता हूँ। वैसे तो सॉन्ग मिंग यहाँ सबकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है कि वो इतना ज्यादा कमजोर था तब तो किसी न किसी के हाथों मारा गया होगा। वैसे भी उसकी युआन स्पिरिट डिसेबल थी, अगर उसने उसे ठीक किया होता और अपने लेवल इंक्रीज किए होते तो वो तो फेमस हो चुका होता ना। इस बात में सभी को सच्चाई लग रही थी और वो काफी आसानी से सभी को मैनिपुलेट करके इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है कि वो खुद भी वांग लेंग का दुश्मन है। सारी फैमिलीज एक दूसरे पर ही शक करने लगती है। यहाँ हमें पता लगता है कि गाओयाओ और कोई नहीं बल्कि तेंग फैमिली की एक डिसेबल हुआ करती थी, पर अभी जो अम्ब्रेला वाला वेपन उसके पास मौजूद है उसे चुरा कर भागने की वजह से इन लोगों ने उसे असैसिन बनाकर भगा दिया, मतलब अपनी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। सभी फैमिलीज अब गाओयाओ के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो आखिरी लड़की है जो वांग लेंग से मिलने के बाद जिंदा बच गई, वरना तो जो भी उसके पास गया वो मारा गया। पता नहीं उस लड़की का क्या रिश्ता है। इधर बेचारी गाओयाओ को तो छींक पे छींक आ रही थी। खुद को संभालने के चक्कर में वो एक इंसान से टकराती है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका मास्टर था।
था, यानी कि वांगलेंग। वांगलेंग ने पूरी तरह से अपना लुक हुलिया चेंज कर लिया था और अपनी आइडेंटिटी भी, पर गाओ याओ उसे बड़े आराम से पहचान लेती है। वो तो पूछ रही थी कि बॉस आखिर आप शी फैमिली में कैसे एंटर हो गए। वांगलेंग बताता है कि कुछ नहीं, उन लोगों को मारने के बाद से मैं जंगल में ही भटक रहा था, अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव कर रहा था और ये करते करते मैंने अपनी सोल को पूरी तरह से ठीक कर दिया और फिर अचानक से एक बंदे को हील करने के बाद मैं फेमस हो गया। शी फैमिली में एंट्री मिल गई और मैं एक लेडी के अंडर काम करते करते डॉक्टर लॉन्ग नाम से फेमस हो गया। पर मुझसे एक गलती हो गई, जाने अनजाने में मैंने अपने पीछे वांगलेंग नाम के लिए एक सबूत छोड़ दिया। असल में उसके पास जो रिंग मौजूद थी ना, स्टोरेज, एक वीज को मारते हुए वो रिंग वहीं छूट जाती है और वो मिल जाती है तैंग फैमिली के लीडर को। और स्टोरेज रिंग बनाने का काम और किसी का नहीं बल्कि सी फैमिली का है और इसी वजह से सभी लोग पहले सी फैमिली पर शक कर रहे थे। यहाँ पर वांगलेंग गाओ याओ से कहता है कि मुझे वो रिंग वापस चाहिए, कैसे भी कर लेकर आओ। काम मुश्किल था पर बॉस ने कहा है तो करने को तैयार हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर लॉन्ग यानी कि वांगलेंग को भी इन्विटेशन कार्ड मिला था बर्थडे पार्टी में आने का, तो वो पहुंच जाता है गाओ याओ के साथ। लोग उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क देखकर सवाल करते हैं कि मास्क क्यों है। मिस जी बताती है कि कुछ नहीं, इनके चेहरे पर बड़ा सा स्कार है जिसे छुपाने के लिए ये मास्क लगाकर घूमते हैं। वैसे वांगलेंग का वो प्रैक्टिकल हेडसेट उसने काफी ज्यादा चेंज कर लिया था, यानी कि इनहेंस कर लिया था ताकि कोई पहचान ना पाए। और साथ ही उसने शी फैमिली के मेंशन के आसपास काफी सारे बग छोड़ दिए थे और वो शाशा को वॉइस नोट के जरिए बता देता है कि जैसे मैं इशारा करूं वैसे ही शूट कर देना। यहाँ पर बाकी के फैमिली मेंबर्स डॉक्टर लॉन्ग यानी कि वांगलेंग पर भी शक कर रहे थे, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है गाओ याओ की, जो कि मेड बनकर आई थी। फिर क्या था, तैंग फैमिली का वो लीडर उसे देखते ही पहचान जाता है और उसकी क्लास लगानी शुरू कर देता है, जिससे मिस शी यानी जिन आगे आते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसाइपल को इस तरीके से हर्ट करने की। अब वो अपने यहाँ के सारे सर्वेंट को तो पहचान नहीं पाती, इस वजह से उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। पर यहाँ गाओ याओ इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो सारे सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट करती है जैसे सबको लगता है कि तैंग फैमिली ने दाइशी को मारकर सारा ब्लेम वांगलेंग पर लगा दिया, क्योंकि वो सॉन्ग फैमिली को नीचा दिखाना चाहते थे और दाई फैमिली के साथ उनकी दुश्मनी सालों से चली आ रही थी। अब गाओ याओ ऐसे ऐसे प्रूफ के बारे में बताती है, ऐसे ऐसे सीक्रेट रिवील्स करती है जैसे सबको यकीन हो जाता है उसकी बात पर फिर भी जो थोड़ा मोड़ा डाउट रह जाता है सबके अंदर, वो दूर करने के लिए डॉक्टर लॉन्ग यानी कि हमारा हीरो कहता है कि ए लड़की, इतने सारे इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हम तुम पर यकीन क्यों करें? वो तो कहती है कि अगर यकीन ना आए तो इसके पास एक स्टोरेज रिंग मौजूद है, उसे खंगाल के देख लो, उसके अंदर से तुम्हें सारे वेपन मिलेंगे जो उन्होंने सीक्रेटली बिल्ड किए हैं। और वैसे भी इस तरीके के सीक्रेट वेपन्स बनाना तो तैंग फैमिली की आदत है। तैंग फैमिली अपने वेपन्स बनाने के लिए ही फेमस थी, इसलिए बड़े आराम से सारा शक उसके ऊपर चला गया था और उसकी छानबीन करने पर उन सभी को वो बुलेट रिंग भी मिल जाती है जिसके अंदर सभी वेपन स्टोरेज थे। और ये तब होता है जब हमारा हीरो गाओ याओ पर नकली हमला करवाता है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि वांगलेंग के अलावा भी इस वेपन को कोई चला सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि तांग फैमिली का लीडर है। फिर क्या था, यहाँ गाओ याओ बेहोश होने का नाटक करती है और हमारा हीरो बड़े आराम से अपनी स्टोरेज रिंग को वापस हासिल कर लेता है, उन सभी को नकली वाली पकड़ा के, और गाओ याओ को ठीक करने के बहाने से वहाँ से चुपके से निकल भी जाता है। सॉन्ग मिंग की नजर उस पर पड़ गई थी पर वो क्लियरली उसे पहचान नहीं पाता, या फिर पूरी तरह से पहचान जाता है। अंदर जाने पर जब उसे सारी खबर मिलती है तो वो सारी फैमिली को इस बारे में कन्विंस करने पर मजबूर कर देता है कि तांग फैमिली इसमें शामिल नहीं है। और वहीं तांग फैमिली का लीडर कहता है कि वो रिंग अंगूठी मेरी नहीं थी बल्कि मुझे जंगल से मिली थी, वो भी वांगशेंग की। अब सभी को पता लग जाता है कि गाओ याओ झूठ बोल रही थी, तो यहाँ मिस जिन अपनी सोल पावर ट्रैकिंग का यूज करते हुए उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है और सारे गार्ड्स को पूरी सिटी में फैला देती है ताकि गाओ याओ को ढूंढकर वो लोग वांगलेंग का पता लगा सके। इधर गार्ड से बचते बचाते वांगशेंग गाओ याओ से कहता है कि पक्का सॉन्ग मिंग को अब तक इस बारे में पता लग गया होगा, और हमें दिखाते हैं कि सच में ऐसा ही था। सॉन्ग मिंग दाइसी से मिला हुआ था और दाइसी अभी भी जिंदा है। वांगशेंग को दिखाते हैं जो कि टावर के ऊपर चढ़कर अपने ची वैन विजन का यूज करते हुए, अब उसकी कल्टीवेशन टॉप पर पहुंच गई है ना, तो वो दूर की चीजें बड़े साफ साफ देख सकता है अपनी सोल की पावर की हेल्प से। वो देख लेता है कि सभी फैमिली मेंबर्स अपने अपने गार्ड्स के साथ उन्हें ढूंढने और मारने के लिए रेडी हैं, जहां उन्होंने चारों तरफ के दरवाजों को पूरी तरीके से घेर रखा था। तभी अचानक से उसकी नजर गाओ याओ पर पड़ती है जो कि मुसीबत में पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ वो असैसिन जो पहले उसे मारना चाहती थी वो फिर से उसे मारने के लिए उसके ऊपर झपट्टा मार बैठती है। अब दोनों ही बुरी तरीके से फंस गए थे, तो गाओ याओ कहते हैं कि मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए। वांगशेंग ने उसे सिखाया था जब काफी सारे एनिमीज हो तो फाइट करनी चाहिए और थोड़ी देर के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके गायब हो जाना है। इसी फॉर्मूला का यूज
यूज करके दोनों अपने अपने एनिमीज के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ गाओ याओ की भी फाइटिंग स्किल्स ऑसम थी, पर इतने सारे सोल्जर्स को वो अकेले हैंडल नहीं कर पाती और वो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? वो तो झूठ बोलते हुए कहती है कि साउथ की तरफ गए हैं। यहाँ वो असैसिन्स ऑलमोस्ट हमारे वांग लैंग को नीचे धकेल चुकी थी, पर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उसे ब्लॉक करा था कि तभी वहाँ एंट्री हो जाती है दाइसी की। अब दोनों का दुश्मन एक ही था, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं ताकि कौन उसे पहले मारे। अचानक से वो लड़की दाइसी के सामने अंधेरा करते हुए वांग लैंग को अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ हमें सोंग यान को दिखाते हैं, जिसे एक फ्यूनिक्स बर्ड खाना देने आता है। वो एक केव में बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी। वो उस फ्यूनिक्स बर्ड से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ से कब निकलूंगी, पर वो फ्यूनिक्स ये कहते हुए उड़ जाता है कि मास्टर ने कहा है बाहर अभी खतरा है, इसलिए अंदर रहकर ही कल्टीवेशन करो। तभी अचानक से उसका वो ट्रैकिंग कार्ड ग्लो करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हमें उसी बैगर को दिखाते हैं जो अब तक शी फैमिली के अंदर आ चुका था। उसे देखकर लोग पहचान नहीं पाते और वो गाओ याओ को बंदी बना देखकर उसे छेड़ना शुरू कर देता है, तो गाओ याओ उसे भी फंसा देती है और अब वो दोनों शी फैमिली के बंदी बन चुके थे। दूसरी तरफ हमें वांग शेंग को दिखाते हैं जो कि भागते भागते नॉर्थ गेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सोंगमिंग उसका रास्ता रोककर खड़ा था। सोंगमिंग फिर से वांग शेंग को देखकर ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वो उसका बहुत बड़ा शुभचिंतक है। वो कहता है कि मैं यहाँ डेंजरस 1000 माउंटेन से क्रॉस करवाते हुए तुम्हें सुयान के पास लेकर जाऊंगा, तुम्हें सबसे बचाऊंगा, इसलिए मेरे साथ चलो। पर वो उस पर यकीन नहीं करता बल्कि उस पर गोलियां शूट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सोंगमिंग पर भरोसा करेगा तो वो उसे दाइसी के हवाले कर देगा। मल्टीपल गोलियां शूट कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो 2 बॉम्ब छोड़ता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। सोंगमिंग उसे कह रहा था कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, पर वो कुछ नहीं सुनता, वहाँ से भाग जाता है। यहाँ दरवाजे पर आग लगी देखकर बाकी फैमिलीज उस पर शक नहीं करती, क्योंकि उसने तो अपना 100% दिया था। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जो शील्ड बनाई थी उससे थोड़ी देर के लिए आग कम हो गई थी। बाकी सारी फैमिलीज डिसाइड करती है कि वो उसके पीछे जाएंगे, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। हमें दिखाते हैं कि 1000 डेंजरस माउंटेन के अंदर एंटर होते ही हमारा वांग शेंग फिर से अपनी ओरिजिनल लुक में आ जाता है, हैंडसम सा, और पीछे पीछे बाकी सारी फैमिलीज भी गाओ याओ के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ गाओ याओ रिपोर्ट कर देती है वो भी धीरे से कि मास्टर यहाँ सभी लोग आ गए हैं। वांग शेंग कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। यहाँ गाओ याओ सभी को अपने मास्टर से दूर ले जाने की कोशिश करी थी, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ वांग शेंग को दिखाते हैं जो कि जंगल के अंदर ऐसी जगह एंटर हो जाता है जहाँ से जहरीली गैसें रिलीज हो रही थी। सासा उसे बताती है कि अगर यहाँ पर आग लगी तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ वांग शेंग गाओ याओ से कहता है कि इन लोगों को सही डायरेक्शन बताओ और ये भी बताना कि आग लगने वाली है। वो उन सभी को आगाह कर देती है, पर कोई भी यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर जोरदार विस्फोट होता है, सभी लोग डर जाते हैं। इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आगे और एपिसोड्स चाहिए और पार्ट्स चाहिए तो भी भर भर के कमेंट करना। अगर 500 कमेंट्स पूरे नहीं हुए तो इसका सेकंड पार्ट मैं नहीं लाऊंगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और रीच बढ़ा दो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।